Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 17th of July 2024. First of all, we are talking about EV push FAME 3 scheme, which is likely to hit the roads soon. So minimum outlay हम यहाँ पे देख रहे हैं 9,500 crores will be laid out for the third phase of FAME. सो फेम की बात करते हैं. इट स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम. जैसे फेम में हम फास्टर अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वैसे ही कल हमने बात की थी कैफे स्कीम्स के बारे में, जो कि कार की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करती हैं. एंड उसका भी फेज 2 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है एंड फेज 3 विल बी इम्प्लीमेंटेड. एंड उसके अंदर हम नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो ऑटो मेकर्स है दे विल बी shifting more towards the electric vehicles. There will be more investment and more charging infrastructure will be generated. सो फेम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हो रही है टू दी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट ओन्ड बसेस हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा. तो जो फेम 3 स्कीम है, इनिशियली एक्सपेक्टेड है कि जो सेल्स 2 साल तक हो रही है उनके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, बट उसके आगे भी एक्सटेंड हम बोल सकते हैं कि हो सकता है. एंड इट कैन इट कैन एक्सक्लूड द सब्सिडीज फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स एंड इवन दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. सो ऑफर करने की बात हो रही है इंसेंटिव फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स व्हिच आर प्राइस्ड बिलो 15 lakhs. उनके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा. फेम की बात करते हैं तो फेम 1 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था इनिशियली. वहां पे हम बात करते हैं इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए थे फॉर द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल्सो फॉर द स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स. फेम 2 फिर आया, जिसको 2019 से 2022 तक हमने इम्प्लीमेंट किया. वहां पे भी उसका आउटले 10,000 करोड़ था एंड एम यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन है उसको हम इनकरेज कर पाए. एंड नाउ फेम 3 फेज विल बी इम्प्लीमेंटेड, जिसके अंदर 10,000 ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ आउटले दिया जा रहा है. सो कैफे एंड ऑल्सो फेम दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू फास्टन अप द अडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. The next is logistics is the key for India as a business destination. तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर दूसरे सेक्टर के अंदर भी. जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको ओवरऑल रिड्यूस करता है, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करता है एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी हम बोल सकते हैं कि आगे प्रमोट करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को लिंक करता है एक साथ एंड 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है उसका इंटीग्रेशन और अच्छे से होना चाहिए. जैसे कि नेशनल हाईवेज को हमने एक्सपैंड किया है, पहला नेशनल वाटरवे 1 को भी हम लेके आए जिसमें इनलैंड वाटरवेज को भी हम प्रमोट करें ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको हम डिक्रीज कर पाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये की इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करें. एंड ऑल्सो जो डेटा है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ उसको पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो पाए एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए भी इजी हो पाएगा इम्प्लीमेंट करना. तो लॉजिस्टिक हब बनने के लिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इन इनिशिएटिव्स का अच्छे से इन्फोर्समेंट होना चाहिए एंड जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए. सो ई वे बिल टू सी वेयर द infrastructure needs to be improved. Then skill council है, logistics sector skill council है, which is training the workers in new technology to help them become full-fledged logistics professional. इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक वो सपोर्ट भी करते हैं इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रेल रोड इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स के अंदर. सो हम बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर में भी हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट करें एंड इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करें. ऑल्सो जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करें विद इनिशिएटिव्स लाइक पीएम गति शक्ति.
Hmm. Next is regarding NCLT. It admits, NCLT stands for National Company Law Tribunal, एंड यहाँ पे उन्होंने एडमिट किया है एक प्ली फाइल को जिसको बीसीसीआई ने फाइल किया था, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ताकि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट कर सकें फॉर द एडटेक फॉर्म बायजूस. We were discussing regarding logistic is a key as a business destination. Why logistic is important? First of all, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू कस्टमर के बीच में जो एरिया है, स्पेस है, देर इज अ हेवी पिल्फरेज, देर इज अ हेवी इशू रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा. तो लॉजिस्टिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में जो जीडीपी है टू लॉजिस्टिक टू जीडीपी रेशियो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 9% से ऊपर. वियतनाम, चाइना सब में 6% के नीचे. तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के लेबर हो गया, या फिर लैंड एक्विजिशन हो गया, और भी एरिया जहाँ पर स्पेसिफिक एरियाज बात होता है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? तो नेशनल वाटरवे वन, 1 2 3 अलग अलग नेशनल वाटरवे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं. जियो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म, उसे पता लग सकता है कि ऑनलाइन कि कहाँ से ज़्यादा बेटर स्कोप रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का, और कहाँ से आप इफेक्टिवली आप काम कर सकते हैं. गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक एग्जांपल है, ई वे बिल एक एग्जांपल है. इसको इम्प्रूव करना चाहिए. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, उसमें क्या होगा? ओवरऑल लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिया जाएगा. इट विल अट्रैक्ट manufacture manufacturer, and also it will connect railway corridor which will serve as a warehouse. मतलब इंडिया में जो फ्रेट कॉरिडोर हो गया वो, प्लस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, और साथ ही साथ भारत माला के अंदर बनने वाले अलग अलग पोर्ट, अगर इसको कनेक्ट कर पाए एक अच्छे रोड से, या फिर ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म में रहे, तो और लॉजिस्टिक कम हो सकता है. लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल वर्कआउट ट्रेनिंग देंगे विद रिगार्डिंग टू द फुल फ्लेजेड लॉजिस्टिक प्रोफेशनल. इंडिया में ऑलरेडी चैलेंजेस रहता है विद रिगार्डिंग टू IPR प्रोफेशनल और भी एरियाज में, तो इसमें लॉजिस्टिक प्रोफेशनल एक स्पेशलाइज्ड कोर्स इंश्योर कर सकते हैं. प्लस आपको बाहर से ग्रांट मिल सकता है, लोन मिल सकता है विद रिगार्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो रेलवे हो गया, रोड हो गया, इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट. NCLT admits BCCI plea against Baiju for insolvency. Baiju, $22 billion, will face insolvency proceeding because it has failed to pay 158 crore dues to BCCI. अब एनक्लैड की तरफ जाएंगे. एनक्लैड फिर स्टार्ट करेंगे बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस कंपनी. अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि एनक्लैड है क्या? एनक्लैड लॉ ट्रिब्यूनल है. इट इज फॉर्म्ड अंडर एक स्पेसिफिक कंपनीज एक्ट, एनक्लैड, और इसके ऊपर एक और होता है एनक्लैड एपेलेट ट्रिब्यूनल. हो गया नेशनल कंपनीज लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो आईबीसी के अंडर है ना, आईबीसी 2016 इन बैंक्रप्सी कोड. कंपनीज एक्ट के अंदर में. कंपनीज एक्ट के अंदर में. और IBC सिर्फ बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड. ये बैंक्रप्सी फाइल नहीं की अभी, लेकिन ओवरऑल BCCI है फाइल द केस. तो इसका प्रॉब्लम क्या था? ये ओवरऑल जो बाइजू है, बाइजू फोकस्ड मोस्टली on advertisement, mostly on increasing the sale in several countries or acquisition में, rather than focusing on product, rather than focusing on services. बहुत लो कॉस्ट पर टीचर को हायर करते थे. देर वर एलिस्ट कि सर्टेन एरियाज में लेबर कोड वायलेशन भी हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुआ है,
इवन पेरेंट्स को ये फोर्स किया है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो जो पूरा बिजनेस प्लान था वो प्रेडेटरी नेचर का था। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि जो इनका स्टैंडर्ड मॉडल था कि आप शाहरुख खान को बुला रहे हैं, बाइजू जो एजुकेशन है उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आप सेलिब्रिटी से बुला रहे हैं और उसको 100 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर देते हैं सिर्फ सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए। तो इट इज नॉट सक्सेसफुल मॉडल इन लॉन्गर रन। न्यू एसेट क्लास फॉर रिस्क टेकर, सेबी प्रपोज न्यू कैटेगरी म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और म्यूचुअल फंड होता है। तो पीएमएस का बता दो एक बार मानसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? यही है कि इतना डिफरेंस तो नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक डिफाइंड कैटेगरीज में होता है कि आपका पैसा इन्वेस्ट वो कर देते हैं सो दैट आपका रिस्क कम हो जाए। पोर्टफोलियो हम्म मैनेजमेंट में यही है कि मतलब इंडिविजुअल होता है जो आपका इंटायर पोर्टफोलियो खुद मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड में आप खुद ट्रैक कर सकते हो, और इसमें वी कैन से कि थोड़ा एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो वो खुद मैनेज कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। तो आपका हम्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ओके ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड और वी कैन से कि थोड़ी टुवर्ड्स दी हायर एंड सर्विसेज या एक ऑप्शन होता है। तो हम्म ये थर्ड एक और जो न्यू एसेट क्लास है इसमें बोल रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो ₹10 लाख की रहेगी, एंड कंपेयर टू ₹100 lakhs एंड सॉरी ₹100 एंड ₹50 lakhs के बीच में। तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप ₹100 इन्वेस्ट कर सकते हो, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है 50 lakhs मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो आप मतलब सोच सकते हो जो हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल है जो रिच क्लास है उनके लिए पीएमएस है। म्यूचुअल फंड हर इसका एक इंसान मतलब कॉमन इंसान म्यूचुअल के फंड लिए। और पीएमएस के बीच में लाया हाँ, जाएगा ये एक और, है न्यू ना? एसेट ठीक है। क्लास आएगी जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रहेगी। हम्म तो सिर्फ लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये आपको हेल्प कर सकता है जो हम्म न्यू एसेट क्लास की बात हो रही है। ठीक है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस टू रिमेन रोबस्ट, उसमें ग्रोथ देखा गया। तो यहाँ पर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इफ इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड टू नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी इज बेटर टूल टू एसेस कि आपका ग्रोथ जीडीपी में हुआ है, इट इज फ्रॉम द प्रोडक्ट और इट इज फ्रॉम द प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटेड। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग एरियाज में दिया, बोइंसी 1.1% है। ओवरऑल रेवेन्यू रेसिट फीजिबल इतने 31.53 ट्रिलियन, मतलब 31 लाख करोड़। प्लस देयर इज इंक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू सपोर्ट रूरल डिमांड while giving priority to the capex growth. मनरेगा फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर, हेल्थ सब्सिडी, इट इज इट विल बी इंक्रीज्ड अभी के हिसाब से एज कम्पेयर टू पिछले बार 8% के अराउंड। लेकिन ओवरऑल जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी कितना 5.1%। ये ओवर होती है सामने FY 24 में। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पहले 30 था, अभी 34.65, तो अभी 38.84 हो सकता है। स्टेट्स को कितना 11 मिलेगा। नेट टैक्स रेवेन्यू 23, नॉन टैक्स 4, मतलब रिसीट से जो फॉर्मेशन हुआ है, रेवेन्यू रिसीट 27.2328, और इतने ही कलेक्शन होता है सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू जो की तरफ से। क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ है कि वी आर फोकसिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हम्म तो इसमें जो दो एलिमेंट्स की बात करते हैं कि डेफिसिट कौन से कंपोनेंट की वजह से, क्या वो ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से डेफिसिट हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो हम्म क्वालिटी वाला एस्पेक्ट आ जाएगा। हम्म कीवर्ड है क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेफिसिट। जैसे क्वालिटी ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे कि क्या वो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल की, इंपोर्ट रॉ मटेरियल के हिसाब से, या फिर अलग अलग इंपोर्ट ओवरऑल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से, इस इसमें भी होती है। तो फिजिकल डेफिसिट जीडीपी रेशियो फोटो क्लिक कर लो इसको। पहले 4.7 था, 9.2, 5.1 हुआ, तो इट इज मैनेज्ड। क्वालिटी यहाँ पर आ जाता है।
रेशियो ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट टू फिजिकल डेफिसिट घटते आ रहे ओवर द, तो ये लिख सकते हैं, ये फोटो एक अच्छा आ सकता है। दो चीज इसमें आए, एक तो 71% है, 79% पहुंच गया था पिछले 5 साल में, इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 80% टू अप्रोक्सीमेट 35%। तो क्वालिटी दिखाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है और बाकी जगह में कैपिटल के कारण। फसल बीमा योजना टू कवरेज टू वाइडन, several states they have initiated discussion with Indian Agriculture Ministry to join प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीनों के लिए, खारिफ रबी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर 5%, खारिफ 1 पॉइंट कुछ परसेंट है, इसका 2.1% है रबी के लिए। इनरोलमेंट 40 मिलियन और बढ़ते जाएगा, उसमें हर एक इंक्लूजन होता है रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें, लेकिन हीट वेव नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज भी इंक्लूडेड है। द ग्रॉस प्रीमियम क्लेम्स, तो क्लेम्स कमी 34.6%, 59%। हाँ यहाँ पर आ गया। कैश क्रॉप के लिए 5%, 2% खारिफ के लिए, 1.5 रबी के लिए। 90:10 है नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से देखा जाए, और 50-50 है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेवरल स्टेट्स हैव ऑप्टेड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कीम, तो कुछ कुछ स्कीम शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड, सबके लिए सेम होना चाहिए, कुछ कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड टेरेन। तो ये वन ऑफ द स्कीम है जो यूनिवर्सलाइज, थर्ड लार्जेस्ट स्कीम है ग्लोबली। इट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम इट शील्ड्स द फार्मर फ्रॉम क्रॉप लॉसेस। तो यहाँ देखा जाता है ग्रॉस प्रीमियम, मतलब ग्रॉस प्रीमियम देना पड़ता है बाय द फार्मर, और क्लेम, तो एक तरह से क्लेम कम ही है ग्रॉस प्रीमियम से, तो ये हेल्दी एक ट्रेंड हो सकता है। और ये अच्छा एक एग्जांपल है कि मोर देन 42% ऑफ फार्मर्स हु आर एनरोल्ड अंडर दिस क्रॉप इंश्योरेंस हु हैव नॉट अवेल्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, इसका मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्लस हाइयर इंटरेस्ट रेट के कारण उनको ज्यादा पे करना पड़ता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो अगर इसके थ्रू अगर इनरोल करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस इसके थ्रू, तो हो सकता है धीरे धीरे दे फॉर्मल क्रेडिट वहां तक पहुंच सके। सी प्लेन, मेनी कंपनीज इन इंडिया हैव शोन इंटरेस्ट। इंडिया में सी प्लेन नहीं बनता एक तरह से, तो इट इज इम्पोर्टेड, एनएसओपी ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 5% ड्यूटी हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने बोला। नो सी प्लेन सर्विस इज ऑपरेशनल इन द कंट्री, अभी तक में नहीं है, लेकिन बात हो रही है कि अंडमान निकोबार में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि बोथ ऑन द सी एज वेल एज इन द एयर यूज कर सकते हैं, तो हर बार हेलीकॉप्टर यूज नहीं करना पड़ेगा, सी प्लेन को भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म डिस्टेंस के लिए। सी कोस्ट हो गया, उड़ान, लेक्स, डैम, इनलैंड वाटरवे के लिए भी काम कर सकते हैं, सही। इनके लिए डिफरेंट रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि लार्ज एयरपोर्ट और एयरलाइन के लिए डिफरेंट होता है। रोड मैप टू जीरो, नेट जीरो, यहाँ जीरो नहीं लिखा हुआ, नेट जीरो लिखा हुआ। मतलब जितने आप एमिट करो और जितने सक कर थ्रू द क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर अलग अदर्स अदर एरियाज इंक्लूडेड क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्राम, तो कुल मिलाकर जो नेट जीरो होना चाहिए। पॉलिसी मेकर नीड टू फोकस ऑन कटिंग द रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो डिसेंट्रलाइज ग्रीन एनर्जी नेटवर्क विल रिक्वायर वर्कफोर्स विद न्यू स्किल। ट्रू, क्या क्या एरिया से काम कर सकते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि
अभी जो इंडिया के पास है वो 70% कोल यूसेज है, और कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट 75% ऑफ टोटल जनरेशन, 75%। तो ग्रीन एनर्जी चैलेंजेस मतलब कि 75% एनर्जी सेक्टर से आता है। तो इसको फोटो क्लिक कर लो। 75% एनर्जी सेक्टर से आते हैं एमिशन, 13.4% एग्रीकल्चर से आता है, 8.4 बाकी इंडस्ट्री से आते हैं, मतलब इंडस्ट्री कम है एग्रीकल्चर कंपैरिजन में, और वेस्ट मात्र 2.3% है। तो अगर ये 75% वाले एरिया के अंदर में अगर 70% कोल से आ रहा है, तो उसको यूसेज कम कर दें तो कितना कम हो सकता है ये ओवरऑल, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें लिख लो। पहला चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, एज का 4 to 5 times दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कोल बेस्ड प्लांट। तो एक चैलेंजेस है। प्लस इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जहाँ पर सन शाइन करेगा तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, सोलर का बात हो रहा है यहाँ पर। सोलर कैपेसिटी, लैंड अवेलेबिलिटी कहाँ पर कर सकते हैं, लैंड बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें एज कम्पेयर टू कोल प्लांट। तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाता है इसमें। तो इसमें एरियाज बात कर रहे हैं कि हम लोग या तो फिर फर्टाइल लैंड पे बात नहीं कर सकते, तो वो बैरन लैंड पे बात कर सकते हैं, राजस्थान हो गया एग्जाम्पल, रूफ टॉप हो गया एग्जाम्पल, रोड साइड हो गया। जैसे हाईवेज के बीच में ट्री प्लांटेशन होता है, तो वही ट्री के बीच में अगर सोलर पैनल लगा दिए दोनों तरफ रोड की तरफ में, एक्सप्रेस वे, तो भी हो सकता है। वाटर बॉडीज हो गए, वाटर बॉडीज लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये भी दिख गया तेलंगाना में। विंड अगर बात किया जाए, इट इज फार एरेटिक एंड लेस प्रेडिक्टेबल। तो अब क्या सोल्यूशन होता है, दूसरा क्या है, तो प्रोडक्शन का बात हो गया। अब आता है इसमें एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन। क्या क्या एरिया हो सकता है, पहले बार लिथियम आयन बैटरी हो गया, सोडियम आयन बैटरी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सैंड बैटरी का बात हो रहा है इसमें। फिर लिफ्ट इरिगेशन को यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग बैटरीज। और आत्मनिर्भर अगर बनेंगे, इंपोर्ट ऑफ लिथियम बढ़ते जा रहा है, अगर उसमें भी आत्मनिर्भर बनेंगे तभी एक एरिया हो सकता है। दूसरा आता है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी पे चैलेंजेस क्या है, कि एनर्जी को हम लोग मोस्टली वी फोकस ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इवन ड्यूरिंग इन द मानसून पीरियड। वहां पर भी अगर बात करेंगे फ्लो के ऊपर, वहां पर बात करेंगे इरिगेशन कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, तब कुछ हो सकता है। तो 3 एरियाज हो गए, सोलर, विंड एंड हाइडल। अब ये हो गया प्रोडक्शन, जहां पर ओवरऑल कोल कंजम्पशन कम करना है, कोल रिक्वायरमेंट कम करना है। अब आता है कि ये जो कार्बन ऑलरेडी है एटमोसफेयर के अंदर में, उसको कैसे कैप्चर करें। तो कैप्चरिंग द कार्बन एंड यूजिंग द कार्बन, तो कोल गैसिफिकेशन हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया इन इन द ओशन एज वेल एज इन द अंडरग्राउंड केवर्न, उसका हो सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल घर में लाइट बल्ब होना चाहिए, एलईडी होना चाहिए rather than फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसके कारण भी कम हो सकता है। 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंजम्पशन कम हो सकता है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पे आते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जनरेटेड फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन। फिर और भी एरियाज है, फॉर एग्जांपल नेपाल, सिक्किम को यूज कर सकते हैं जियोथर्मल के लिए। उसके बाद फिर हम लोग ओशन करंट और ओशन टेम्परेचर, OMT, जो स्टैब्लिश किया गया है इन लक्षद्वीप रीजन, उसको भी एक तरह यूज कर सकते हैं इन द कोस्टल लाइन में। तो अलग अलग एरियाज हम लोग काम करेंगे, तो ओवरऑल नेट जीरो पर अचीव कर सकते हैं। तो नेट जीरो अगर बात किया जाए, तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, और ऑल्टरनेटिव, ये तीनों फोकस करूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, ये एनर्जी का बात कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें बात करें कि इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
ओवरऑल पावर शॉर्टेजेस का इशू है इंडिया के आस पास, सही बात है। एनर्जी का अभी भी ओवरऑल requires large presence of renewable source of energy, gas, hydro and nuclear way. True. मोस्टली फोकस अभी तक कोल पर डिपेंडेंट है, कोल एंड गैस पर। दो अप्रोच है, या तो कोल को आप धीरे धीरे कम करते रहे, फेज डाउन करें, और साथ ही साथ लो कार्बन कैप्चर बैटरीज से लेकर के बाकी जो एरिया उसे फोकस करें। और दूसरा का नेचुरल गैस जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, वो हम लोग फोकस कर सकते हैं। इंडिया में शेल गैस है, अलग अलग एरियाज में एक्सप्लोरेशन में फोकस कर सकते हैं। ईईजेड जोन है, सी बेड अथॉरिटी है जो फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन रीजन, वहाँ फोकस कर सकते हैं। ग्रीन अमोनिया, एलपीजी। तो टारगेट है ओवरऑल कि 7% अभी है तो 15% लेके आए। सिटी गैस क्रेडिट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है। तो ओवरऑल इसमें बात हो रहा है कि हम लोग को देखना है इंडियन सेंट्रिक, पॉवर्टी नीड्स को भी देखना है, एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट को भी देखना है, साथ ही साथ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी कम करना है, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मोर फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव एरिया। तो ऑल्टरनेटिव एरिया दिया, तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तभी जाके जस्ट ट्रांजिशन हो सकता है। अभी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्ट्रक्चर रिफॉर्म एक और आता है। हमने बात किया प्रोडक्शन से रिलेटेड, एफिशिएंसी और मिटिगेशन। अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है सोलर प्लांट में कि उसको अगर डायरेक्टली कनेक्ट करो ग्रिड से तो डायरेक्टली हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सोलर कैपेसिटी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है विद डे टाइम और डिक्रीज करता है ड्यूरिंग नाइट। तो जो ग्रिड पर है ना, तो ग्रिड का अगर सेम डिमांड अगर रहेगा तो रात में डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसके कारण ग्रिड ग्रिड कैन फेस हीटिंग इशू, और वो जल भी सकता है। दैट इज वाई बैटरी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए अलग से रिन्यूएबल सोर्स के हिसाब से ग्रिड होना चाहिए। तो इसी हो सकता है, देखते हैं। सेम बात करें, कॉम्प्रहेंसिव इमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाना चाहिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म में, कि कार्बन क्रेडिट आपके पास है तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कार्बन ट्रेडिंग स्कीम हो गया। लार्ज स्केल ग्रीन बैंक इन ग्रिफ सिटी, जो ग्रीन प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करे सिर्फ। नेट जीरो टारगेट इन्फोर्स करने के लिए बात होना चाहिए। नेट जीरो लेजिस्लेशन पे बात होता है। फिर क्लाइमेट कैबिनेट कमेटी ऑन क्लाइमेट, इसको भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेट जीरो लेजिस्लेशन बिल पास कर सकते हैं। जीएसटी रेट जो एरियाज क्लाइमेट मिटिगेशन एरियाज में है, बाकी जगह उस पर कम कर सकते हैं। नेशनल क्लाइमेट चेंज कमीशन, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे नेशनल क्लाइमेट चेंज कमीशन में बात कर सकते हैं, जो नेट जीरो टारगेट अचीव करे, अडेप्ट करने की बात करे, एनुअल रिपोर्ट निकाले, रिव्यू करे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को। सेकेंड मेजर स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए इन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मिशन, बात कर लिए इन सिलेक्टेड एरियाज, जिसमें हर एक कंपनी को मोटिवेशन मिलेगा कि वो एमिशन कम करे, और एमिशन कम करने से आप क्रेडिट ले सकते हैं। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं इंडिया में। ग्रीन बैंक का बात हो गया, जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है इंडिया में। अलग अलग बिग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, फॉर एग्जांपल एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को टू लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
तभी जाके ओवरऑल हम लोग नेट जीरो टारगेट अचीव कर सकते हैं 2070 तक। अब इसमें उठता है, पहले हमने बात की प्रोडक्शन, मिटिगेशन, एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिव, ये चार चीज पर उसका चैलेंजेस और कहाँ काम कर सकते हैं। इस पे बात हुआ स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, नेट जीरो के लिए लेजिस्लेशन, कैबिनेट कमेटी, एक कमीशन बनना चाहिए, कार्बन ट्रेडिंग और ग्रीन बैंक। अब लेकिन बात होता है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का लोगों के ऊपर में, तो उसमें हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें लेजिस्लेशन हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन हो गया अभी हाल फिलहाल में, रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इट इज अंडर आर्टिकल 21, वो हो सकते हैं। इसी में बात है सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन, बाकी जगह रूफ टॉप में भी सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। फोकस करें कुछ कुछ पीएम कुसुम है एक तरह से, पीएम सूर्योदय योजना है एक। फिर जो भी पावर सेक्टर्स है उसके अंदर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, उस पर फोकस कर सकते हैं कि उनको खरीदना ही होगा। और 100 किलोवाट से ऊपर अगर यूसेज है तो आप डिमांड कर सकते हैं रिगार्डिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पावर सप्लायर को देना पड़ेगा। तो जो हम लोग टेक्नोलॉजी इसमें लोग लेकर नहीं है, हम लोग अलग अलग एरिया बात किया तो टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगा, तो उसमें बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट अप्लायंस सब इसमें रोल प्ले करेगा। तो डीकार्बोनाइजेशन तभी हो सकता है। हीट वेव और इवेपोरेटिंग द राइट टू प्ले, इसमें राइट टू प्ले मतलब उसी का बात हो रहा है कि हाँ चिल्ड्रन के पास समय नहीं है खेलने का बाहर में, इट इज इम्पैक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। शरीर में दर्द से लेकर के घर में बैठे रहना, मोबाइल को ज़्यादा यूसेज करना। तो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो लिमिटिंग द टाइम द चिल्ड्रन गेट टू इंगेज, सही बात है, पहले टाइम ज़्यादा मिलता था लेकिन आज भी खेलती है, लेकिन पर्टिकुलरली टाइम कम हो जा रहा है, शाम में नहीं खेल सकते, रात में खेल सकते हैं, तो हो सकता है। प्लस धीरे धीरे प्ले ग्राउंड को भी क्या किया जाता है, उसको को भी धीरे धीरे करके इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर में तो वहां पर पार्किंग लगा दी, गाड़ी को लगा दी प्लेग्राउंड के अंदर में। या फिर अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अलग लेडीज तो प्लेग्राउंड को खोद दिए, तो ओवरऑल प्लेग्राउंड के जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाता है, ओवर क्राउडेड इट इज बिकमिंग, तो घर में खेलने का भले मौका मिलता है, सेफ स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो कूलिंग कॉरिडोर होना चाहिए, कैसे हीट वेव टैकल कर सकते हो, तो कीवर्ड लिखा हुआ है कूलिंग कॉरिडोर विद इन द सिटीज, ग्रीन स्पेस सच एज पार्क्स, फिर पब्लिक पार्क में भी कुछ कुछ इशू होता है रिगार्डिंग ओल्डर सिटीजन वर्सेस चिल्ड्रन, सही बात है, क्योंकि अधिकतर ओल्ड सिटीजन होता है वो बैठते रहते हैं साइड के बाउंड्री के ऊपर में और अंदर में, और बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो बॉल जाता है सब। शेडेड एरिया इन पार्क। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है केरला का, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, नीचे लास्ट पैराग्राफ में। आ रहा है engaging the student at local initiative around the climate, एग्जाम्पल कार्बन न्यूट्रल पंचायत, एग्जाम्पल इसे लिख लेना कौन सा पंचायत है इंडिया, क्या किए थे। तो अलग अलग एरियाज में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए बात नहीं हो रहा है, आउटडोर एक्टिविटी, तो ओवरऑल ऐसे बात करें आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है इसमें। आप बायोडाइवर्सिटी मैपिंग कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल केरला,
सिटीजन कैसे रोल हुआ इन बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, उससे एक पूरा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी बुक बन गया, जिसमें हर एक एरियाज में कौन से स्पीसीज है, प्लांट के एनिमल है, वो पता लगने लगा। उससे एक इनोवेशन जागता है, उससे एक अलग से क्यूरियोसिटी जागते हैं विद रिगार्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी। वाटर क्वालिटी असेसमेंट हर जगह जाके कर सकते हैं। बच्चे सोशल ऑडिटिंग में कर सकते हैं, कहाँ पर कचरा फेंका हुआ है, सैनिटेशन नहीं हो रहा है, तो फोटो खींच के डाल सकते हैं ऑनलाइन। तो चिल्ड्रन को एम्पावर कर सकते हैं, तो उनको अवेयरनेस बढ़े। अच्छा एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन कैन बी यूटिलाइज्ड। We will take up in the next session. Artificial intelligence law may not prescribe penal consequences for a violation. फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किया था कि एआई कंटेंट जो ऑनलाइन है, उसको कैसे पता लग सके कि वो एआई से जनरेट है। तो उसमें वाटर मार्किंग होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए नीचे में, जनरेटेड बाय एआई। ऐसा जैसे फोटो क्लिक किया जाता है, लिखा रहता है ना, जनरेटेड बाय पोको मोबाइल या फिर कुछ और, तो ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। फिर दिस इज बिंग लुक्ड आफ्टर सम एआई डिफरेंट है। चार्ट भी हो चुका है, एडोबी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जॉइंट कोलिशन, ये बोल सकते हैं। दे आर इनकरेजिंग द जॉइंट प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा कि सिस्टम टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड हिस्ट्री फॉर डिजिटल मीडिया। इनविजिबल मार्कर एक तरह से एट स्टैंडर्ड सेट बाय द C2PA। तो C2PA वो इम्पोर्टेंट, कोलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी रिगार्डिंग एआई। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे उनका रोल है, हर बार गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं कर सकता, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर खुद ला कर रहा है कि वो खुद ही डिसाइड करेंगे, स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम चैट जीपीटी और अदर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अरविंद केजरीवाल कुड सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। सेम चीज हुआ था हेमंत सोरेन में भी। केजरीवाल हैज बीन डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सबमिट 50,000 as bill with security. He has been asked to not to visit CM office. He has been also barred from signing official file until it is necessary to obtain clearance from the lieutenant governor. इसमें क्वेश्चन उठता है कि accused is presumed to be innocent until proven guilty. तो इसमें ऐसा क्यों है? और PMLA seems to deviate from this principle through provision which they very high bar for defense. Burden of proof on the accused itself. तो कॉन्ट्राडिक्शन है विद इन द कोर्ट। ये बोलना चाह रहे कि अगर ऐसा जजमेंट है तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसिक्यूशन लेके आ सकते हैं सेंट्रल लॉ के अंदर में, जिसमें इलेक्टेड ऑपोजिशन पार्टी को लीडर है उसको जेल में रख देंगे, तो वो फिर वो काम ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट के। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी है कि अगर आपके पास कोई ना कोई कंडीशन पर ही आप गए हुए, तो आप मॉरली आप रिजाइन करेंगे और किसी आपको जो सेकंड इन कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको आप देंगे। और जब प्रूवन गिल्टी, जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत सोरेन ने यहाँ पर अच्छे एग्जांपल सेट किया कि उन वो फिर चंपाई सोरेन को दिए, चंपाई सोरेन उनके लिए के हिसाब से वो झारखंड चीफ मिनिस्टर बने रहे। उसके बाद जब ही वॉज ऑन बेल और फिर वापस से फिर ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस इन द PMLA, तो फिर वो वापस आकर वापस चीफ मिनिस्टर बन गए।
ऐसा करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को भी, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, GTRA voices concern in a rise in precious metal import, यूएई FTA। अब कैसे यूएई के साथ क्या इशू था यहाँ पर कि FTA साइन हुआ रिगार्डिंग सिल्वर्स और बाकी सब मेटल पर, यहाँ पर जीरो टैरिफ है। तो क्या होता है कि आपको जब टैरिफ लगता है तो आपको वापस मिलता है रुपीस। तो हो सकता है कि कोई और कंट्री से लेके आ रहे हो, यूए के थ्रू आ जाए और गवर्नमेंट आपको टैरिफ वापस कर दे, तो उससे कम से कम ओवरऑल लॉस हो जाता है गवर्नमेंट के। दूसरा, जीरो टैरिफ पॉलिसी इज प्रोजेक्टेड टू कॉज एनुअल रेवेन्यू लॉस ऑफ 63,000 करोड़ रुपीस, क्योंकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है गोल्ड सिल्वर इंडिया के अंदर में। इट विल ऑल्सो डिसरप्ट द डोमेस्टिक डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्योंकि विथ मेजर इंपोर्ट कमिंग फ्रॉम गिफ्ट सिटी, विच इज ट्रांसपेरेंसी इशू। तो GTRA ने बोला कि गलत है, रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, प्लस आप अंडर कटिंग भी कर रहे हो लोकल इंडस्ट्रीज को। दार्जिलिंग ट्रेन क्रैश, लैप्सेस एट मल्टीपल लेवल, एक बार नहीं है। तो रेलवे सेफ्टी के बाद क्या, एक्सीडेंट एंड वेटिंग कीवर्ड। एक्सीडेंट एंड वेटिंग मतलब क्या पॉइंट आउट करता है? पॉइंट आउट करता है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म होना चाहिए। बताता है कि ओवरऑल जो ट्रैक्स है क्या वो सेफ है, जो बोगी है क्या वो सेफ है कंज्यूमर के लिए, पैसेंजर के लिए। सिग्नल फेलियर होता है, उसके बाद फिर ह्यूमन फेलियर भी है, हर जगह कवच भी नहीं है। क्रैश वर्दीनेस फीचर पैसेंजर कोचेस, कि जो पैसेंजर कोचेस है क्या वो हाई इम्पैक्ट इसको झेलने के लिए सक्षम होंगे, वो क्वेश्चन उठता है इस पर। क्योंकि जो दो टाइप के LHB होते हैं और ICF होते हैं। LHB मोस्टली इन हाई टीयर ट्रेन में होता है, फॉर एग्जाम्पल राजधानी हो गया, या फिर और भी एरी ट्रेन हो गया जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो लेकिन जो ICF होते हैं वो मोस्टली लोकल पैसेंजर ट्रेन होते हैं। हम्म, कल एग्जाम्पल था इसका न्यूरो राइट से हिसाब से कि EEG क्या होता है। ECG होता है, EEG होता है। ECG हार्ट के लिए होता है, EEG ब्रेन के लिए। अब इसमें वो होता है कि फिंगर प्रिंटिंग, डिजिटल फिंगर प्रिंटिंग, आइरिस रेटिना हो गया या फिर साइन का हो गया, ये सब के लिए लॉ बन सकता है कि डेटा प्राइवेसी प्राइवेसी, लेकिन न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स, उसके उसको कैसे कंजर्व करें, प्रिजर्व करेंगे फ्रॉम द सर्वेलेंस। न्यूरल लिंक यूज हो रहा है, तो न्यूरल लिंक से हो सकता है कि आप थॉट्स और अलग अलग एरियाज को आप टैकल कर सकते हो, और वो भी सेंड कर सकते हो टू कंपनी। और आपके थॉट्स से आपको मोबाइल में एड मिलना स्टार्ट, एडवर्टाइजमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए, सिर्फ थॉट्स से। कुछ भी हो सकता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि कैसे आप अपहोल्ड करोगे रिगार्डिंग द न्यूरो एथिक्स फ्रॉम द सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ब्रेन। तो इसमें लिखा हुआ है दो कि एक सेफ गार्डिंग द पर्सनल ब्रेन डेटा, और मॉनिटरिंग द इंटेंडेड अनइंटेंडेड यूज ऑफ मिसयूज, मॉनिटरिंग द मिसयूज ऑफ द ब्रेन डेटा। क्योंकि जो न्यूरो टेक्नोलॉजी डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरल लिंक है, इट इंटरेक्ट विद द ब्रेन, और ह्यूमन आइडेंटिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, इस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में।
हो सकता है न्यूरो गेमिंग फोकस किया जाए, आप बस यहाँ पर लगाए न्यूरा लिंक, उसी में गेम खेलना स्टार्ट कर दी। न्यूरा मार्केट तो अलग अलग एरिया, इसमें डायमेंशन खुल सकता है रिगार्डिंग द न्यूरा मार्केट। ब्रेन प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, वैसे ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट है, वो भी खुल सकता है, लेकिन ओवरऑल मेंटल प्राइवेसी पर क्वेश्चन उठता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल राइट के अंदर में, तो इट शुड बी एक्सपैंडेड इवन टू द न्यूरो राइट। चिली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगली रिकॉग्नाइज सिटीजन्स न्यूरो राइट। उन्होंने बात किया है रिगार्डिंग कि पीपल्स का फिजिकल मेंटल इंटेग्रिटी दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूएस के कोलोराडो ने बात किया न्यूरोलॉजिकल प्राइवेसी, अलग अलग फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं। यूनेस्को हैज अपॉइंटेड एक्सपर्ट ग्रुप टू डेवलप फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। पूछ सकते हैं मेन से वाकई से न्यूरो टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड चैलेंजेस इंडिया के अंदर में, तो अपॉर्चुनिटी भी है और एक तरह से प्रॉब्लमेटिक भी। अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर भी, ऐसे ब्लैक मिरर का एपिसोड भी था जिसमें आप न्यूरो डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं एज अ एविडेंस कि आपने गलत काम किया है, तो इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वेलेंस, इट विल इम्पोर्टेंट फॉर द पुलिस पुलिसिंग सिस्टम, लेकिन एट द सेम टाइम उसके थ्रू आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस, माइंड कंट्रोल। तो दो डुअल यूज हो सकता है टेक्नोलॉजी का, तो वही क्वेश्चन उठता है। नॉन स्टेट एक्टर पे जा सकता है और उसका इलीगल यूज भी कर सकता है, तो कंसर्न है। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ माइंड में लगाने के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूरालिंक, वो एमआरआई भी एक तरह से न्यूरो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्कैन करिए पूरा बॉडी का और और या फिर छोटे से एरिया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई, तो सोफिस्टिकेटेड बायोसेंसर से लेकर के एमआरआई, वो सब पूरे एरिया न्यूरो टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं, स्कोप उनका। अब क्या यूज हो सकता है, ब्रेन साइकोलो पैथोलॉजी, न्यूरो मार्केटिंग, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट ही है न्यूरो साइंस से रिलेटेड ये आर्टिकल। समग्र शिक्षा फंड को स्टॉप करती है ऐसे से विन द स्पेसिफिक स्टेट्स बंगाल, पंजाब एंड दिल्ली। और मोस्टली ये जो स्टेट्स है इट इज ऑपोजिशन रूल। क्यों? क्योंकि दे आर रिलेक्टेंस टू पार्टिसिपेट इन प्रधानमंत्री पीएम श्री, जो सेंटर का जो स्कीम है 24,000 करोड़। पीएम श्री क्या है, इससे बात कर रहे थे मॉडल स्कूल बनाएंगे और हर एक स्टेट के अंदर में होना चाहिए। इसमें बात करें 14,500 गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए जो एनईपी के अकॉर्डिंगली वो तैयार होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर हम लोग एसेस करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, ट्रेन टीचर कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मॉडल सेट करेंगे ये 14,500 स्कूल। तो एग्जाम्पल हो सकता है ये कंपेरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रलाइजेशन एग्जाम्पल है कि आपको पीएम श्री के में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर समग्र शिक्षा फंड नहीं देंगे, तो इसको लिख लीजिए कि सेंटर नॉट गिविंग फंड टू द ऑपोजिशन रूल सेट दिल्ली, पंजाब, बंगाल वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पीएम श्री। शी isn't just a लाभार्थी, women should not be seen as a passive beneficiary। हम्म, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, women should not be seen as a passive beneficiary, क्योंकि पैसा दे दो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कि सब्सिडी कर्नाटका में बस राइड दे दो, तो एक तरह का लगता है कि पैसिव बेनिफिशियरी है कि ये बस दे दो। ओवरऑल उनको कैपेसिटी डेवलपमेंट फोकस करना चाहिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया, उनको इंक्लूड करना चाहिए इन द
वर्कफोर्स, रिप्रेजेंटेशन एट विलेज लेवल, कॉर्पोरेट बोर्ड। अलग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फिर कोऑपरेटिव्स हो गया, मनरेगा हो गया, सब में इम्पोर्टेंट है कि विमेन का रोल होना चाहिए। NFHS सर्वे वो बात करती है 50 से लेके 50 ईयर्स के बीच में, जिसमें सिर्फ 13% के पास अपने नाम पे घर है, वाइल 30% के आसपास जॉइंट ओनरशिप है। जैसे इशू भी हुआ, क्यों? क्योंकि जब PMAY के लिए पैसा दिया गया विमेन को सिर्फ, तो दे हैव इलोप्ड विद देयर लवर्स आफ्टर रिसीविंग 40,000 रुपीज फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पति को छोड़ के भाग गई। और दे हैव her husband has complained about the misuse of fund by the women. The investigation also found that there were four other women who had implemented precisely the same plan using PMAY. तो एक तरह का सीरियस लीकेज है जो क्वेश्चन उठता है वेलफेयर स्कीम के ऊपर में। तो कैसे होना चाहिए? तो इसमें बोलना चाहिए कि ओवरऑल पहले आपको लोन मिलेगा, आपके नाम से आप घर बना दीजिए, फिर आपको वापस से पैसा मिल सकता है, रादर देन कि स्टार्टिंग में ही 40,000 रुपीज। तो जॉइंट ओनरशिप का हम लोग फोकस कर सकते हैं मोस्टली। की इशू विल बैक इन सुप्रीम कोर्ट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मनी बिल। अलग अलग एरियाज में मनी बिल को यूज किया गया, फॉर एग्जाम्पल टू पास सर्टेन लेजिस्लेशन। फॉर पहला हुआ था आधार एक्ट, उसको भी उसी के थ्रू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैड अपहोल्डेड द सेंटर यूज ऑफ मनी बिल टू पास द आधार एक्ट। He observed the use of money bill route in this case was an abuse of constitutional process, that passing of the ordinary as a money bill amount limits the role of the। हाँ, 4:1 में किया गया था उस समय। फिर दूसरा फाइनेंस एक्ट पास किया जिसमें बोला गया कि अमेंडमेंट ऑफ द सेवरल ट्रिब्यूनल्स, उसमें भी एक तरह से बोला गया कि मनी बिल के थ्रू गया। 2019 से अलग अलग एरिया, तो इसको लिख लो कि व्हाट ऑल बिल्स आर बिंग यूजिंग द रूट ऑफ द मनी बिल। एग्जाम्पल यहाँ PMLA का अमेंडमेंट का बात हुआ, यहाँ पर आधार एक्ट तो हो चुका है। सेंट्रल इलेक्टोरल बॉन्ड भी इंक्लूड किया गया था मनी बिल के थ्रू। फाइनेंस एक्ट 2017 ये भी इंक्लूड किया गया। तो चार एक ऐसा है। तो मनी बिल है क्या? पहली बात है, इट इज शुड बी ओनली इंक्लूड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पावर है कि वो रिटर्न कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे 14 दिन के अंदर में, तो इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल 110 स्ट्रिक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी सब
उसके अंदर में वही बिल होना चाहिए दैट अमाउंट्स टू द चेंजेस इन टैक्सेशन, या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, या फिर जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये सभी कारण ही मनी बिल में इंक्लूड किया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंटर इसको इंटरप्रेट कर देता है कि जो पीएमएलए है इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चेंजेस और मनी से रिलेटेड है। आधार एक्ट है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कि, और सेंटर की तरफ डायरेक्शन भी यही था कि आधार कार्ड को इसलिए इंक्लूड किया मनी बिल के अंदर क्योंकि इट वाज अमाउंटिंग टू द एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग द सब्सिडी, सब्सिडी जो आता है रेवेन्यू से, जो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन भी गवर्नमेंट ने किया है। तो वह और ऑपोजिशन का यही क्वेश्चन उठता है कि क्या इतना वाइड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हो सकता है। तो उसी पर ही अभी हो सकता है 7 जज बेंच से बैठेंगे डिसीजन का, तो इसको पेंडिंग है। लेकिन बस इसमें लिख लो क्या क्या एरियाज है जहां पर मनी बिल के रूट में पास किया गया। फॉर एग्जांपल पीएमएलए हो गया उसका अमेंडमेंट, एफसीआरए हो गया, आधार एक्ट हो गया, इट हैज बीन पास थ्रू मनी बिल। अब मनी बिल से क्या एक और चैलेंजेस हो सकता है कि राज्यसभा के पास पावर कम हो जाता है मनी बिल से स्पेशली। ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सेम पावर होता है, लेकिन इससे पावर कम हो जाता है। वैसे वो रिटर्न कर सकते हैं, अमेंड के लिए बोल सकते हैं, वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चंदीपुर वायरस इंफेक्शन, CHPV, ब्रैबोर्ड वायरस फैमिली के, एडिस इजिप्टी बैक्टीरिया इसके बाइट के कारण होता है। इट इज इन्फेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंसेफेलाइटिस, सीजर ऐसे ही आते हैं सिम्टम। कैसे मैनेज कर सकते हैं? रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और सैंड फ्लाई यूजुअली डू नॉट फ्लाई 3 फीट फ्रॉम ग्राउंड। इसलिए बोला जाता है डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए आप फुल कपड़े पहने, पूरे यहाँ तक, और शॉर्ट्स नहीं पहने, पूरे फुल लेंथ कपड़े पहने, क्योंकि 3 फीट से ऊपर उड़ते नहीं सैंड फ्लाई। बट ड्यूरिंग दिस टाइम सर्वेलेंस सैंड फ्लाई हैव बीन फाउंड ऑन टेरेस हायर हाइट इसमें। तो इंडिया फर्स्ट क्वांटम फ्यूचर बहुत की एस्पेक्ट हो गया। तो इसमें लिखना चाहिए पहला कीवर्ड है कि इस इंडिया में सिर्फ इतने ही $1 बिलियन किया जा रहा है, 1 से भी कम है। लेकिन चाइना 15 बिलियन, चाइना से कंपेयर करना है। इंडिया में 1500 के आसपास पेपर पब्लिश्ड है, less than 2000। चाइना में more than 12,000। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं। और क्वांटम कंप्यूटर यूज करता है सेमीकंडक्टर और अलग एरियाज, क्योंकि जो क्यूबिट है इट 1 और 0 तभी दिखा सकता है जब इट इज चिल्ड एट अ वेरी लोअर टेम्परेचर, -271.14 डिग्री सेंटीग्रेड। स्मॉल स्केल क्वांटम प्रोसेसर के लिए बनाया जा रहा है। ये इतने कम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है और बाकी सब, इट शोकेस अ वेरी अनयूजुअल थिंग, 1 और 0 प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। और ओवरऑल जो स्टेट है उसमें हाई कैलकुलेशन पॉसिबल है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन, 6,000 करोड़ रुपया, करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल। चाइना $15 बिलियन डाल रहे हैं। इवन फ्रांस और साउथ कोरिया 2 बिलियन से ऊपर है। क्या फ्रेश बट इन कॉम्पिटिशन। इंडिया, हालांकि इंडिया के पास पेपर कम है, पब्लिश कम हो रहा है, फिर पेटेंट कम है, लेकिन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। 82,000 है, चाइना के पास 57,000। तो हो सकता है कि जो ग्रेजुएट्स है वो यूएस में काम करे, कहीं और काम करे, और टेक्नोलॉजी को यूज करके हो सकता है वापस आए और फिर आप इन्वेस्ट करें इंडिया में। वैसे ही पॉसिबल है।
हर एक एरियाज में हम लोग, ऐसे हम लोग एटॉमिक एनर्जी के लिए स्पेस साइंस में बात करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट, वैसे क्वांटम साइंटिस्ट के नाम से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया के अंदर। जैसे स्पेस मिशन होता है, स्पेस इंक्यूबेटर होता है, फिर स्पेस नेशनल स्पेस कमेटी है, वैसे क्वांटम कमेटी बात कर सकते हैं। क्वांटम का एप्लीकेशन हर जगह है। सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा स्पीड है, एनर्जी कम यूसेज है, एरिया कम यूसेज होगा, सेमीकंडक्टर कम यूसेज होगा, हर एक चीज़ में चेंज है, उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। पीएम श्री, ऊपर के बात के जो सेंट्रल कैसे स्टेट्स को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो फॉलो करे पीएम श्री मॉडल, इसको लिखना रिटर्न 14,500 स्कूल टू फॉलो एनईपी, बेस्ट स्कूल होना चाहिए, और उसी में से ओवरऑल बाकी स्कूल को उनके मॉडल पे ही एसेस किया जाएगा, वो बेस्ट होना चाहिए। 27,000 करोड़ रुपीज हैव बीन अलोकेटेड। यूपी में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में 1,000 है, हर अलग स्टेट में अलग अलग है। लेकिन हर एक स्टेट क्यों इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ओवरऑल की जो मॉडल है, इट इज इट शुड बी स्पेसिफिक टू द स्टेट्स, स्टेट अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अपने अपने स्टेट में अलग अलग मॉडल है जो अच्छे हैं, तो जरूरत नहीं है पीएम स्कूल में होने का। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति एमओयू साइन कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू एनईपी टू इम्प्लीमेंट एस पीएम श्री। उसमें क्या हो सकता है, पीपल टीचर रेशियो अच्छा हो सकता है, इनोवेटिव इनोवेशन हो सकता है, आर्ट बेस्ड हो सकता है, साइंटिफिक और ह्यूमैनिटीज को इंटीग्रेशन हो सकता है, टॉय बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स बेस्ड लर्निंग, योगा, सब चीज इंक्लूड कर सकते हैं पीएम श्री में। पीएम श्री इम्प्लीमेंट होगा, वो ओवरआर्किंग प्रोग्राम है, वो बाकी सब प्रोग्राम को सबस्यूम कर लेंगे, उसके अंदर ले लेंगे, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब चीज को, टीचर एजुकेशन स्कीम, सब चीज को। तो पीएम श्री ओवर आर्किंग बन जाएंगे रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम। जो अपोजिशन पार्टी है वो बोलते हैं कि उनके अच्छे मॉडल है, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है, प्रॉब्लम विद द बिलियनर कंजम्पशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बढ़ते रहते हैं ओवरऑल। बिलियनर का कंजम्पशन कहाँ कहाँ होता है, पहली बात है इन द एरियाज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, न्यू एवेन्यूज, इसको मत लिखना, स्मॉल एरियाज है, इसमें बोल सकते हैं कि उनका लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी है अलग अलग एरियाज में, कि वो इन्वेस्ट करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। तो लेबर होता है, और जो बाकी तीनों से रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट उनके हाथ में आता है, लेबर पर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिक। ग्रेटर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ग्रेटर शेयर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलता है, इवन बिलियनर गेट सब्सिडी। लैंड, अगर लैंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको सब्सिडी मिलता है, पीएलआई स्कीम क्या है, एक तरह से सब्सिडी प्रोग्राम। मोनोपोली क्रिएट होता है कभी कभी, तो वर्कर क्लास दे आर अफेक्टेड बाय द इम्पोजिशन ऑफ मोनोपोली प्राइसेस, reduces द रियल वेजेस एंड परचेजिंग पावर। फूड प्राइस एंजाइटी में ebb as farm area sown increases, तो फार्म एरिया सोन इट हैज इंक्रीज्ड 10.3%, हो सकता है फूड इन्फ्लेशन कम हो जाए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर गन फाइट सर्च ऑपरेशन का कंटिन्यू, जम्मू में डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ एनकाउंटर, तो ये दिखाता है कि द टेररिज्म हैज पिल्फरेजेस, इट हैज इंटर्ड इवन टू जम्मू रीजन विच वाज कंपैरेटिवली मच मच पीसफुल एज कंपेयर टू कश्मीर। फॉर एग्जाम्पल दांतेवाड़ा हो, दांतेवाड़ा बोल रहे इन सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, नाम याद नहीं आ रहा। तो सेंट्रल एग्जामिनेशन हैव नॉट एज द टेस्ट, एनटीआई क्वेश्चन उठता है इसमें ओवरऑल।
एनटीए में एजुकेशनिस्ट होना चाहिए rather than कि इंडियन आईएएस, तो कंपटीशन से होता है, क्या वो कॉम्पिटेंट है इसके ऊपर। नीट एनटीए कहते हैं, आर्बिट्री हुआ, ग्रेस मार्क दिया गया, री एग्जामिनेशन कुछ के लिए किया गया सिर्फ, तो ओवरऑल क्वेश्चन उठता है एनटीए के ऊपर में। डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीका है, क्वेश्चन उठता है कि कभी देखा स्टेट हो सकता है कि अपने बच्चे को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में डालने के लिए ग्रेस मार्क उसमें भी हो सकता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, वो एक उठता है। साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन उठता है, मल्टीपल सेफ गार्ड, कैट जैसे मल्टीपल पेपर वैसे एनटीए के लिए मल्टीपल पेपर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो अलग अलग पेपर स्टैब्लिश कर सकते हैं कैट जैसा। अब 24 लाख स्टूडेंट अपियर फॉर ओनली 1 लाख, ये गलत है। आईआईटी ऐसा होना चाहिए जैसे 24 लाख में से छाट ले 3-4 लाख को, और फिर 3-4 लाख में फिर आप 1 लाख के अंदर में जा सकते हैं, वैसा होना चाहिए ताकि फिर और कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। रेजुवेनेशन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम, स्कूलिंग से फोकस करें, कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ते जाता है, ये सभी कारण। तो ग्लिम्स ऑफ लूका, द लाइफ फॉर्म फ्रॉम विच अदर लाइफ ऑफ डिसेंडेड, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से आया, ये क्वेश्चन उठता है। 1920s में हम लोग बात किया कि एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले जिसमें अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म वॉज सीन, और वो फिर सेल्फ ऑर्गेनाइज बन पाया, प्री मॉडर्न शूप। और इसमें एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, नहीं डाइवर्जेंस हो रहा है 3 चीजों का, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। थियोरेटिकल है पूरा कॉन्सेप्ट, कोई फॉसिल हम्म, एविडेंस मिला नहीं हमको। ठीक है। एबीओ क्लासिफिकेशन क्यों होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड, ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसल रेड कलर होता है क्योंकि फेरस के कारण, आयरन के कारण। और इसमें दो टाइप का होता है, एंटीजन होते हैं प्रोटीन ए और बी। अदर देन दैट दीज टू एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, सेरम होता है इसके अंदर में, क्लासिफिकेशन होता है। एंटीबॉडीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ क्लम्पिंग रेड सेल, एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन द रेड सेल, सीरम कंटेन ओनली एंटीबॉडी बी। अगर दोनों पास एंटीजन है तो ए बी कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ है ओ, इसका मतलब एंटीजन नहीं, तो बेसिकली एंटीजन का बात हो रहा है, ए और बी वाले अलग अलग, अगर दोनों है तो ए बी हो गया, नहीं है तो जीरो ओ हो जाएंगे फिर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ओ जो ग्रुप होता है इट इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी होते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों है, क्योंकि एंटीजन नहीं है, इनके पास एंटीजन है, तो अगर ओ ब्लड वाले भी एंटीजन अगर देंगे ब्लड, तो एंटीजन उसमें नहीं है, तो रिएक्ट नहीं कर सकता है वो, यूज कर सकते हो उसी को। ब्लड ग्रुप्स आल्सो क्लासिफाइड बाय रेशियो सिस्टम, इसमें आर एस फैक्टर पॉजिटिव होता है तो, और उसमें आर एस फैक्टर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है। तो एंटीबॉडीज के नाम पे ए और बी होता है, एंटीजन। तो जैसे हर्बल टेस्ट। ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन डोनेशन होता है, उसमें हेल्प करता है। हम्म, यस, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। Thank you so much everyone for joining. It was really a comprehensive session today. Keep watching and keep learning with Ansar Kari.